फिर है, जिस किसी कालावधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्य को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद पर कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। अब प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। फिर से पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन सबसे किसका कार्यकाल था? तो जवाहरलाल नेहरू का। फिर है प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री ये हो जाएंगे मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री। और 3 नंबर पे है चौधरी चरण सिंह। इनके बारे में क्या है? लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री, लोकसभा में प्रचलन नहीं दिए थे। फिर चौथे में विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में क्या है? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। फिर है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में क्या है? पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के नेता नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का। अटल बिहारी सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का। एच.डी. देवगौड़ा पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य। एच.डी. देवगौड़ा पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य। 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। मंत्रालयों को वित्त संसाधन का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ना कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। मंत्रालयों को वित्त संसाधन का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, ना कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। फिर है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का 4 है। अच्छा।
राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? उपसभापति CVS कृष्णमूर्ति राव, CVS कृष्णमूर्ति राव, CVS कृष्णमूर्ति राव। और बिहार का कितना है राज्यसभा के सदस्य? 16 है। CVS कृष्णमूर्ति राव। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। आर्टिकल 19(2). जब सभापति उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। आर्टिकल 92। इंदिरा गांधी राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने कौन कौन थे इसमें? इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, मनमोहन सिंह। संसद भवन ये एक वृत्ताकार भवन है जिसकी डिज़ाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हैबर्ट ब्रेकर ने 1912 में तैयार किया। संसद भवन की नींव 12/2/1921 को रखी गई। संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट के स्तंभ पर टिकी हुई है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी संसद का चला है ना, क्या विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। संसद भवन यह एक वृत्ताकार भवन है जिसकी डिज़ाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हैबर्ट ब्रेकर ने 1912 में तैयार किया। संसद भवन की नींव 12/2/1921 को रखी गई थी। संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थर के स्तंभ पर टिकी हुई है। राज्यसभा प्रतिनिधि नहीं है, किसका किसका नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप का। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप का। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले हैं, जो भारतीय संसद में कौन है? D.D. आइजनहावर, D.D. आइजनहावर, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा। आइजनहावर, कार्टर, क्लिंटन, ओबामा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पढ़े, रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज W. बुश। रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज W. बुश। सबसे ज़्यादा लोकसभा में सदस्य कितना है? इसका है उत्तर प्रदेश का है। और बिहार का कितना है? 40 है ना। बिहार का 40 है। उससे कम है तमिलनाडु का 39 है। पश्चिम बंगाल का 42 है। संघ शासित में सबसे ज़्यादा है, इसका है 7 है, बाकी सबका 1-1 है। अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 362 क्लॉज 2 द्वारा शासित होता है। अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन द्वारा तक ही सीमित है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368(2) द्वारा शासित होता है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। भारत के किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। फिर क्या है? लोकसभा में अध्यक्ष, अच्छा GV मावलकर, फिर दूसरे ठीक है। फिर है संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में आर्टिकल 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी का सदस्य हो जो हिंदी में या अंग्रेजी में पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। आर्टिकल 121 क्लॉज 1 संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाए, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष
या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी का सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपने पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। अनुच्छेद 121। अनुच्छेद 165 में राज्य के माध्यमिकता की व्यवस्था की गई है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में राज्य की माध्यमिकता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। पद पर महाधिवक्ता के कार्य क्या क्या है? राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। विविध रूप से ऐसे कार्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदन या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार बोलने या भाग लेने का अधिकार है। महाधिवक्ता की ये सभी विशेषताएं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल में किसी सदस्य को मिलते हैं। इसका कार्य क्या क्या है? राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति या उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना अधिकार बोलने व भाग लेने का अधिकार है। महाधिवक्ता की वो सभी विशेषताएं एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के सदस्य को मिलते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद को लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। चुनावी सभा में चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन के पहले या नई सरकार के गठन होने तक वित्त वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान है। चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन के पहले या नई सरकार के गठित होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान है। लेखा अनुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर है कि लेखा अनुदान पारित करने का कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्तियों दोनों का विवरण होता है। अंतरिम बजट सामान्य बजट से इस रूप में अलग होता है कि उसमें चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए किया जाता है। आगे की सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करेगी। भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधियाँ। भारत के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदन के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। फिर से पढ़ते हैं। संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदन के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। फिर दूसरा नंबर है विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद भारत की संचित निधि से मुद्रा निकल पाना। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद भारत की संचित निधि से मुद्रा निकलना। भारत की संचित निधि से राशि तभी निकाली जा सकती है
जब इसके लिए विनियोग विधेयक को पारित करा लिया जाए, जब इसके लिए विनियोग विधेयक को पारित करा लिया जाए। फिर तीसरा, अनुपूरक अनुदानों लेखा अनुदान का प्रावधान। अनुपूरक अनुदानों एवं लेखा अनुदान के माध्यम से लोक वित्त पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। अनुपूरक अनुदान एवं लेखा अनुदानों के माध्यम से भी लोक वित्त पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। अनुपूरक अनुदान की मांग को उस समय सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार को यह अनुभव होता है कि पहले स्वीकृत किया गया अनुदान उस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है। इसी प्रकार जब 1 अप्रैल से पूर्व सरकार विनियोग विधेयक पारित नहीं करा पाती है तो सरकार लेखा अनुदान के माध्यम से तब तक के खर्च के लिए प्रबंध करती है जब तक कि पुनः विनियोग विधेयक न पारित करा लिया जाए। ऐसा समांतर चुनावी वर्ष या लोकसभा के विघटन होने की स्थिति में होता है। फिर से पढ़ लेते इसको। अनुपूरक अनुदान और लेखा अनुदान के माध्यम से भी लोक वित्त पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। अनुपूरक अनुदान की मांग को उस समय सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले सरकार से ये अनुभव होता है कि पहले स्वीकृत किया गया अनुदान उस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है। इस प्रकार जब 1 अप्रैल से पूर्व सरकार विनियोग विधेयक पारित नहीं करा पाती है तो सरकार लेखा अनुदान के माध्यम से तब तक के खर्च का प्रबंध करती है जब तक कि पुनः विनियोग विधेयक ना पारित करा ले। ऐसी समानता चुनावी वर्ष या लोकसभा के विघटन होने की स्थिति में होता है। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। संसद में वित्त विधेयक के द्वारा लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है। वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ पारित किया जाता है। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। संसद में वित्त विधेयक के द्वारा भी लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है। वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीश की व्यवस्था संविधान में मूलत की गई है। बाद में काम के बदले दबाव को देखते हुए 1956 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या 11 कर दी गई। तदुपरांत 1960 में यह संख्या पुनः बढ़ाकर 14 कर दी। 1978 में फिर 18 कर दी गई। 1986 में 26 कर दी गई। केंद्र सरकार ने 11 फरवरी 2008 को उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 करने का फैसला है। ये कब किया है? 21 फरवरी 2008 को। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भागवती थे। मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भागवती, PN भागवती के टाइम में। फिर उच्चतम न्यायालय ने संविधान के निर्वाचन इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। फिर ये क्या है? स्थापना वर्ष इसका देख लेते हैं। पटना का कब है? 1916। बिहार पटना, ठीक है। बस इसी का देख लेते हैं। क्या नोट में क्या दिया हुआ है? मतलब उच्च हाई कोर्ट और उसका कहाँ है वो दिया, तो पटना का ही देखते हैं बिहार के हिसाब से। वर्तमान में ऐसे उच्च न्यायालय जिनकी अधिकारिता में 1 से अधिक राज्य आते हैं 4 हैं। यदि केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लिया जाए तो इनकी संख्या 7 होगी। केरल उच्च न्यायालय ने 1997 सबसे पहले बंद को अवैधानिक घोषित किया था। केरल उच्च न्यायालय ने 1997 में सबसे पहले बंद को अवैधानिक घोषित किया था। फिर है लोक अदालत। लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए विधेयक मंच है। लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। विविध विधिक
सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमाजी पूर्व सुलह और निदान के लिए स्थायी लोक अदालत की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता है दीवानी फौजदारी राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। कानूनी विवादों को लोक अदालत मुकदमा दायर होने से पूर्व भी यहाँ स्वीकार कर सकती है। लोक अदालत के लिए निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। यह निर्णय अंतिम होते हैं। लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। देश के लगभग सभी जिलों में स्थायी तथा सतत लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। लोक अदालत 5 लाख तक के दावे का विचार कर सकती है। फिर से पढ़ लेते हैं। लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। विविध सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता है दीवानी फौजदारी राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। कानूनी विवादों को लोक अदालत मुकदमे दायर होने से पूर्व भी यहाँ स्वीकार कर सकती है। लोक अदालत के लिए निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं या निर्णय अंतिम होते हैं। लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। देश के लगभग लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। देश के लगभग सभी जिलों में स्थायी और सतत लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। लोक अदालत में 5 लाख तक के दावे को विचार कर सकती है। महत्वपूर्ण अधिकारियों का वार्षिक वेतन है 5 लाख। जैसे इसका राष्ट्रपति के लोग उपराष्ट्रपति का 4 लाख, करंट से ही देख लेंगे। फिर है ये क्या है, उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से संबंध विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। उपभोक्ता संरक्षण फिर से पता है, उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से संबंध विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। फिर उपभोक्ता संरक्षण, भारत सरकार ने उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया है। उपभोक्ता समस्याओं के निपटने के लिए जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण उद्योग, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया है। जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया है। जिला फोरम 20 लाख तक के मामले की और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 20 लाख से 1 करोड़ के मामले तक के, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 करोड़ से अधिक वाले मामले की सुनवाई कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 323A के प्रावधानों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कैट का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 उपाध्यक्ष और 49 सदस्य होते हैं। ये सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। फिर से पढ़ते हैं। कैट केंद्रीय प्रशासनिक अधिनियम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। संविधान के अनुच्छेद 323A के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक और अधिकरण कैट का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम
1985 के तहत किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कैट का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 उपाध्यक्ष और 49 सदस्य होते हैं। ये सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्र से लिए जाते हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल लोक सेवा के सदस्य को हटा नहीं सकता है। राज्यपाल लोक सेवा के सदस्य को हटा नहीं सकता है। लोकसभा के सदस्य को नहीं है। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने में उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर या कुछ न्यूनताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। आर्टिकल 317 के हिसाब से राज्यपाल राज्य लोक सेवा के सदस्य को हटा नहीं सकता है। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट पर कुछ न्यूनताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। आर्टिकल 317 के तहत जम्मू कश्मीर द्वारा राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं का प्रदेश का राज्यपाल नामजद करता है। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं का प्रवेश का राज्यपाल नामजद करता है। फिर है राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को या इसके उस विशेष राज्यों की पंचायत द्वारा नियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्यों की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान करने की शक्ति है, जबकि राज्यपाल को मृत्युदंड के मामले में क्षमा की शक्ति नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालयों कोर्ट मार्शल यानी कि दंडादेश के मामलों में क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। फिर है क्या है विधानसभा है। अच्छा, जैसे बिहार में क्या है, बिहार कहाँ गया अपना, हाँ बिहार का कितना है विधानसभा में सदस्य 243 है और 75 है विधान परिषद में। अच्छा देखते हैं इसमें उत्तर प्रदेश में है विधानसभा में कितने 403 है और 99 है विधान परिषद में। सबसे ज़्यादा इसी में होगा 403 99 और सबसे कम है तेलंगाना में विधान परिषद। क्या है जम्मू कश्मीर की विधान सभा प्रारंभ में 100 सीटें दी गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 111 जम्मू कश्मीर संविधान के 12वें संशोधन 1988 द्वारा कर दिया गया, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए 87 सीटों पर ही चुनाव होता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रारंभ में 100 सीटें दी गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 111 जम्मू कश्मीर संविधान के 12वें संशोधन 1988 द्वारा कर दिया, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, इसलिए 88 सीटें पर ही चुनाव होता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या का 12 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12 से कम नहीं होना चाहिए संख्या में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।